नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आज मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक फ्रेश वीडियो लेके। दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता है कि आज 20 तारीख है और ऐसे में जो सरकार के द्वारा बात कही गई थी कि लॉकडाउन में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी, ऐसे में वो प्रभावी होती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप परस्पर घर से बाहर निकल जाएं, आप एकदम से फ्री हो जाएं, आप टेंशन फ्री हो जाएं कि भैया अब कुछ नहीं होगा, बीमारी ठीक हो गई है। दोस्तों, हमें ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि अभी भी कोई कारगर वैक्सीनेशन निकल के सामने नहीं आ पाई है। और ऐसे में जो ये छूट दी गई है, ये सिर्फ जो जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी सामग्रियां हैं, उनकी आपूर्ति के लिए आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ऐसे में इसको आप परमानेंट बिल्कुल भी ना ले लें। अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर हालात बिगड़ेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाएगा। और ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि फिर भी आप जब तक ज़रूरी ना हो घरों के बाहर ना निकलें, क्योंकि अचानक से इरेडिकेट कुछ नहीं हो जाएगा कि कोरोना वायरस को बोल दिया कि भैया ये डेट हमने आपको दी है, इस दिन के बाद आपको चले जाना है, उसका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, पासपोर्ट ओवर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, खतरा तब भी बना रहेगा। इसलिए दोस्तों, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। खैर चलिए, तो हो गई अलग बात। ऐसे में बात करूंगा आपसे जो ऑफिशियल डेटा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, लगभग 22 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं, 1,52,000 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। भारत सरकार के ऑफिशियल डेटा की बात करें तो लगभग यहाँ पे 14,000 से ज़्यादा संक्रमित हैं और 550 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, ऐसे में मैं हमेशा आपके साथ में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की बात करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सिर्फ एक वो ऐसी सिचुएटरी बॉडी है जो कहीं ना कहीं आपको एकदम से रिलेवेंट फैक्ट्स प्रोवाइड करेगी कोविड-19 के बारे में। ऐसे में काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारे समाचार पत्र हैं, वो भी अपने डेटा आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हर एक डेटा को आगे या पीछे 19-20 हर एक में खबर रहती है। खैर, हम सिर्फ रिलाई करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल डेटा पे, इसलिए मैं आपके साथ अब वही आंकड़े शेयर करता हूँ। ऐसे में दोस्तों, ये बात करना जरूरी है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये किसका बेटा है या इसके पिताजी का नाम क्या है। अगर इसमें बात की जाएगी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है एक बहुत ही छोटा निकाय है, एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का यानी कि संयुक्त राष्ट्र का। ऐसे में ज़रूरी आ जाती है बात कि हम इस संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें, कुछ जानने की कोशिश करें कि ये कैसे अस्तित्व में आता है, इसकी कितनी बॉडीज़ हैं और मेनली ये किन किन चीज़ों पे फोकस करता है, कौन से देश इसके सदस्य बन सकते हैं, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके साथ में यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में फैक्ट्स शेयर करते हैं। ऐसे में दोस्तों, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि अस्तित्व में कैसे आता है यूनाइटेड नेशंस। इसके लिए अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हमें प्रथम विश्व युद्ध की छाप दिखाई देगी, झलक दिखाई देगी, जो 1914 से लेकर 1918 के मध्य होता है और काफ़ी ज़्यादा जान माल की नुकसान होती है। ऐसे में काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे देश हताहत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम की जा सके। ऐसे में 10 जनवरी 1920 को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का स्थापना किया जाता है, जिसको राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस का नाम दिया जाता है और यह वर्साय संधि के रूप में निकल करके सामने आता है। परंतु दोस्तों, ये जो लीग ऑफ नेशंस होता है, राष्ट्र संघ होता है, ये बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। ऐसे में जब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा भारी भरकम नुकसान होता है, ज़्यादा जान माल की हानि होती है। और इस तरीके से जब हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस कहीं ना कहीं अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, ऐसे में 26 जून 1945 को लगभग 50 देशों के राष्ट्र प्रमुख मिलकर सामने आते हैं, बैठक करते हैं और एक ऐसे चार्टर पे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पे अपने हस्ताक्षर करते हैं जो कि विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध था। ऐसे में 15 अक्टूबर को पोलैंड भी इसमें अपने हस्ताक्षर कर देता है और 24 अक्टूबर 1945 को अपने 51 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ में संयुक्त राष्ट्र अपने अस्तित्व में आ जाता है और यह कोशिश करता है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित की जा सके। ऐसे में दोस्तों, भारत भी इसमें कहाँ पीछे रहने वाला था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी इस पे हस्ताक्षर करता है और इसका एक सदस्य देश बन जाता है। ऐसे में आपको ये भी बताता चलूँ कि भले ही 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और भले ही इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस अपने अस्तित्व में आ जाता है, फिर भी दुनिया भर में कई ऐसे देश थे जो औपनिवेशिक शासन पे चल रहे थे। ऐसे में अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश जो थे औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत चल रहे थे, जिनमें भारत भी एक ऐसा देश था।
51 सदस्य देशों के साथ में अपने अस्तित्व में आने वाला यूनाइटेड नेशंस वर्तमान समय में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें 193 सदस्य देश हैं और यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और साथ ही साथ में विश्व की तमाम भाषाओं में जो आधिकारिक भाषाएं यूनाइटेड नेशंस की हैं उनमें से मैंड्रिन, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी और अंग्रेजी हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी बाकी खूबियों की बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। यूनाइटेड नेशंस ये भली भांति जानता है कि विश्व का कोई भी देश हो, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, हर एक की अपनी समस्याएं हैं और हर एक देश कुछ ना कुछ समस्याओं से जूझ रहा है और ऐसे में यूनाइटेड नेशंस प्रतिबद्ध है इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए और एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस ने अपने लिए 17 गोल्स डिसाइड किए हैं, 17 लक्ष्य डिसाइड किए हैं, जिनमें कि नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी ना हो, ज़ीरो हंगर यानी कि भूखमरी ना हो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, क्वालिटी एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा हो, जेंडर इक्वलिटी यानी कि यहाँ पे लैंगिक असमानताएं ना हो, लैंगिक समानता हो, स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर्स में कोई भेदभाव ना हो। साथ ही साथ में क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है कि हर एक देश इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, आर्थिक रूप से सक्षम हो सके, संपन्न हो सके। इसके लिए इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है। साथ ही साथ में रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ यानी कि बहुत सारी ऐसी असमानताएं होती हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पे हों, चाहे राजनीतिक तौर पे हों, सामाजिक तौर पे हों या फिर न्यायिक तौर पे हों, इन सब इनइक्वालिटीज़ को दूर करना भी एक गोल है। साथ ही साथ में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ और सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोटेक्शन यानी कि जो शहर हैं वो इस तरीके से विकसित किए जाएं कि जो हरे भरे हों, भविष्य की भी जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करने की बात की गई है। और यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है कि जो हमारा पर्यावरण है जिसको बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है, हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है क्लाइमेट के ऊपर। साथ ही साथ में लाइफ बिलो वाटर यानी कि जलीय जीवों की प्रोटेक्शन की बात की गई है, लाइफ ऑन लैंड यानी कि स्थलीय जीवों की बात की गई है कि सारे जो स्थलीय जीव हैं वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। साथ ही साथ में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस यानी कि ऐसे संस्थाओं को सेटअप करने की बात की गई है जिनके द्वारा जो शांति है और न्याय अच्छी तरीके से दिलाया जा सके, अच्छी तरीके से मिल सके। और लास्ट जो गोल है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इन सारे गोल्स को जो अभी डिसाइड हमने ये हैं, इन सब की पूर्ति के लिए जो आपसी सौहार्द है, पार्टनरशिप है, वो कहीं ना कहीं आगे निकल के सामने आए। हमने संयुक्त राष्ट्र के गोल्स या लक्ष्यों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आज संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व है वो सामने आया है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि ये क्यों अस्तित्व में आया था। यह पहली बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए रखने पर बल देता है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए ही अस्तित्व में आता है। साथ ही साथ में जिन बातों से शांति के भंग होने का खतरा हो उन्हें रोकने का प्रयास करता है तथा उन्हें दूर करने का भी प्रयास करता है। ऐसे में आक्रामक तत्वों की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध है, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा विवादों को सुलझाता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पे मुद्दे आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं दो देशों के बीच में या ज़्यादा देशों के बीच में, उनको सुलझाने का भी प्रयास करता है। साथ ही साथ में यहाँ बात की गई है समान अधिकार, आदर की भावना और राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को बढ़ावा देने की। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवाधिकारों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ में सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों में समन्वय स्थापित किया जाएगा और एक केंद्रीय संगठन के रूप में यूनाइटेड नेशंस कार्य करेगा। ऐसे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लगभग 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें देश शामिल होना चाहता है तो यह उन सभी शांति प्रिय राष्ट्रों के लिए सदस्यता अपनी खोल के रखते हैं जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित दायित्वों, जिनका हमने अभी आपसे डिस्कशन किया है, उसको स्वीकार करते हैं और इनको पूरा करने में सक्षम हैं। साथ ही साथ में राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर
महासभा के निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता दी जाती है। साथ में यह जानना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस किन मूल्यों पर कार्य करता है। तो ये जो मूल्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, ये इनके चार्टर के अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं, जिसमें पहली बात यह कही गई है कि यह संघ सभी सदस्यों की समान प्रभुसत्ता यानी कि सोवरेन इक्वलिटी के ऊपर कार्य करता है। इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशंस का प्रत्येक देश, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आर्थिक रूप से संपन्न हो या पिछड़ा हो, कानून के समक्ष समान अधिकार रखेगा। ऐसे में उनके साथ कोई भी भेदभाव किसी भी तौर पे नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में यह स्पष्ट किया गया है कि सदस्य देशों ने जिन दायित्वों का भार लिया है उन्हें वह पूरे अच्छी तरीके से और ईमानदारी से निभाएंगे और सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण साधनों से इस प्रकार सुलझाएंगे कि विश्व की शांति व सुरक्षा को खतरा न हो। साथ ही यह बात भी कही गई है कि जो सदस्य देश होंगे वो अन्य सदस्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वाधीनता के विरुद्ध किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं करेंगे और संयुक्त राष्ट्र जो भी कार्यवाही करेगा उसमें सभी सदस्य देश सहायता प्रदान करेंगे और जिस भी देश पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करेगा कोई भी सदस्य देश उस प्रतिबंधात्मक देश की सहायता करने के लिए आगे नहीं आएंगे। साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए न सिर्फ सदस्य देश बल्कि जो सदस्य देश नहीं हैं वह भी इन्हीं सिद्धांतों का पालन करेंगे। साथ ही साथ में यह बात भी लास्ट में कही गई है कि यूनाइटेड नेशंस किसी भी सदस्य देश के आंतरिक मामलों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ही हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी। साथ में दोस्तों आप में से कई सारे लोग ये सोच सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो बार बार कश्मीर का रोना रोता है और जब भी वो यूनाइटेड नेशंस की किसी मीटिंग में जाता है कश्मीर का मुद्दा ज़रूर उठाता है। ऐसे में हम ये भी सोचते हैं कि भारत प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता है, भारत को सैन्य कार्रवाई कर देनी चाहिए। दोस्तों आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पे सदस्य देश होंगे वो अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे कि विश्व की शांति और सुरक्षा भंग ना हो, किसी को खतरा ना हो और साथ ही साथ में सदस्य देश अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वाधीनता के विरुद्ध किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए भारत शांत बैठता है। अन्यथा हम सब जानते हैं कि जो भारत है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकता है, पर फिर भी भारत कोई एक्शन नहीं लेता है। ऐसे में दोस्तों आपने ऑलरेडी देखा है कि भारत सरकार ने धारा 370 कश्मीर से हटा दी है और अब कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग वैसे ही बन गया है। इसी के साथ में जो विवाद था जिसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल विवाद का रूप देता था, लेकिन यहाँ पे भारत ने इसको सिर्फ अपना इंटरनल मैटर बता करके पूरी अच्छी तरीके से कूटनीतिज्ञ तरीके से समझा दिया है, शांत कर दिया है। ऐसे में दोस्तों ये भी जानना ज़रूरी है कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके कौन कौन से प्रमुख अंग हैं। तो मेनली इसके 6 प्रमुख अंग हैं जिसमें कि महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल, साथ ही साथ में लास्ट में सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। महासभा यानी जनरल असेंबली, इसको दुनिया की एक लघु संसद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है एवं उन्हें समान मताधिकार भी दिया गया है। हर साल सितंबर में इसका अधिवेशन होता है जिसमें विभिन्न देशों के प्रमुख अपनी अपनी राय रखते हैं। बात करें इसके पहले अधिवेशन की तो यह 10 जनवरी 1946 को लंदन के मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल में हुआ था। तब इसमें 51 देशों ने शिरकत की थी और इसमें प्रस्ताव के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। साथ ही साथ में कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशंस होती है जिसमें बजट भी एक आम डिस्कशन है। 2019 में 24 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक न्यूयॉर्क में इसका 74वां अधिवेशन भी हुआ था। बात करें यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद की तो इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस है और इस परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति महासभा द्वारा होती है जिन्हें महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड्स में किया गया था और साथ ही साथ में इस न्यायालय में 22 सदस्य हैं जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं।
तीसरा अंग न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल उन राष्ट्रों को प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व देता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। बात करें अगले अंग की तो वो होता है सचिवालय, जो कि यूनाइटेड नेशंस का प्रशासनिक अंग है, जिसमें लगभग 10,000 कर्मचारी काम करते हैं और इनका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी कोई भी खबर अगर आपको जाननी है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी समाचार जो होते हैं वो अपडेट किए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई राय है, कोई सुझाव है जो आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिए, मुझे मेल भी कर सकते हैं आप। दोस्तों साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, जल्दी से कोरोना वायरस को भगाइए। जय हिंद।